Hello everyone, welcome to Jatin Verma's IS Academy. In this session, we are going to discuss a very important and a hot burning topic that you'll see in the everyday newspaper, that is the Armenia and Azerbaijan conflict. So you know both the nations, both the countries are in the conflict and in the territorial conflict since so many years, and the conflict has started again. And that is the reason that both the countries and the conflict is in the news again. So in this session, we will discuss every aspect of this conflict, that how the conflict started, what is the background, what is the history, and what all other regional partners and what all other countries that are involved and that have their political, social and economical interest in the region, and how they are participating and what is their stand. Also, in the end, we'll discuss what is India's stand in this conflict. So stay tuned till the end. And first of all, we will start with the main news, that why it is in news and what is the recent status. So very recently, Armenia and Azerbaijan, they both agreed on the refraining from deliberately targeting civilians in the conflicts over this Nagorno-Karabakh region. सी दिस पर्टिकुलर रीजन, नागोर्नो काराबाक रीजन जो है, यही जो रीजन है, इसी की वजह से सारी की सारी जो कॉन्फ्लिक्ट है वो इतने सालों से होते आ रही है. एंड इस कॉन्फ्लिक्ट में वेर हंड्रेड्स हैव बीन किल्ड इन मोर देन 1 month ऑफ फाइटिंग. सो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है अभी लास्ट मंथ स्टार्ट हुई थी फिर से, और उसके बीच ही बीच ये जो है एक नया अग्रीमेंट आया है जो कि आया है एक मीडिएशन से. So you can say this was the fourth ceasefire agreement between Armenia and Azerbaijan, जो कि फ्रांस, रशिया और यूएस ने co-chair किया था to mediate between both the countries and to bring them at a peaceful stand. Also, OSCE Minsk group it has said that Armenia and Azerbaijan had also agreed to exchange the bodies of the fighters. And now they will be providing within a week the list of the detained prisoners of war with the aim to eventual exchange. Okay, so ये सारे जो agreements है वो बहुत ही recent agreements है. हम इस सेशन में सारी की सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि ये मिन्स्क ग्रुप क्या होता है और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कैसे स्टार्ट हुई और क्या इसके इम्प्लीकेशंस हैं इंटरनेशनल अरेना में. सो वो सब हम जानेंगे, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसके बारे में जानते हैं इसकी ज्योग्राफी. उसी के थ्रू हम इसको जान पाएंगे. सो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो मेनली कॉकेसस रीजन में हो रही है. व्हाट इज कॉकेसस रीजन? द रीजन इट बेसिकली लाई बिटवीन द ब्लैक सी एंड द कैस्पियन सी. इसके बीच का जो रीजन होता है उसको बोलते हैं कॉकेसस रीजन. इस रीजन में मेनली दिस रीजन इट इज ऑक्यूपाइड बाय आर्मेनिया, अजरबैजान, जॉर्जिया और जो रशिया का कुछ सदर्न पार्ट है वो इसमें आता है. आई होप ये आपको समझ आया हो. अभी ये कॉकेसस जो है इट इज़ अ माउंटेनियस रीजन, इट इज़ अ माउंटेन जिसकी लोकेशंस कुछ इस तरह है. ओके, और ये सारा का सारा जो रीजन है इट इज़ द होम टू कॉकेसस माउंटेन रेंजेस. ओके, सो आपको इसकी टोपोग्राफी के बारे में पता चल गया और इसकी लोकेशन के बारे में पता चल गया. अब ये जो लोकेशन है इसका क्या स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है और क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है वो हम आगे जाके डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पे आते हैं. जो रीजन है ये, दिस रीजन इट इज द मेन पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट विच इज नोन एज नागोर्नो काराबाक रीजन. ओके, ये जो रीजन है वो आर्मेनिया और अजरबैजान के एकदम बीच में आता है. क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यू कैन सी द लोकेशन राइट हियर, एंड दिस इज द मेन रीजन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट. एंड यू कैन से दिस इज बेसिकली अ टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट. इसको आप अच्छे तरह से रिलेट कर पाएंगे इंडिया और पाकिस्तान के इशू में. ओके, हम इसको रिलेट कर सकते हैं जैसे कि कश्मीर जो रीजन है, टेरिटोरियल कॉन्फ्लिक्ट है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, ये काफ़ी हद तक उस कॉन्फ्लिक्ट से रिलेट करता है. वो आपको धीरे धीरे पता चलेगा जैसे आप इस कॉन्फ्लिक्ट के बारे में जानेंगे. सिमिलरली इस कॉन्फ्लिक्ट में भी अजरबैजान बोलता है ये हमारा रीजन है और आर्मेनिया इसको भी क्लेम करता है कि हाँ ये भी हमारा रीजन है. और एट द सेम पॉइंट नागोर्नो काराबाक बोलता है कि हमें किसी के पास नहीं जाना, वी वॉन्ट टू बी एन ऑटोनॉमस स्टेट. ओके, सो this is the situation right there. Along with that, you can see in the map that there are some areas which are controlled territories which are surrounding in the around the Nagorno-Karabakh region of Armenia.
and these territories are controlled by Armenia, and some of the territories are controlled by Azerbaijan, which is around this particular region you can see in this map. Okay, by this you know what all are the geographical importance of this place. Now please do note that in this region, this is Russia, which is bordering Azerbaijan. Georgia is also bordering both the countries. Turkey is bordering Armenia, and Iran is bordering both the countries. Now we will see in the later part of this session, you will get to know that how these countries, they are supporting or opposing, and they are participating in this conflict, and how they are behaving in this conflict, and what are their interests which are lying in this conflict. So we'll discuss about that in the later part. First of all, we will discuss about the Nagorno-Karabakh region. Okay, so it is a mountainous region, as I told you, and it is a landlocked region which is inside the border of the Azerbaijan. Azerbaijan की border के अंदर एक landlocked mountainous region है. और सबसे बड़ी बात इस रीजन की ये है कि इंटरनेशनली अगर इसका रिकॉग्निशन देखा जाए तो इंटरनेशनली इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज द टेरिटरी ऑफ अजरबैजान. ओके, बट अगर हम इसके एथनिसिटी की बात की जाए, द एथनिसिटी ऑफ द रीजन इज द Armenian ethnicity. There are more Armenian people and mostly the Christian people. So here do not confuse ethnicity with religion, as in a single ethnicity you can find various religion. Suppose Armenia ethnicity में there are some Muslim also, there are some Armenian Muslims, Armenian Christians also. So मैं यहाँ पे ये बताना चाह रही हूँ कि इसकी जो population है वो mostly Armenian है. ओके, किसकी? नागोर्नो काराबाग की. और जो लोग हैं मोस्टली क्रिश्चियंस हैं. और अगर हम बात करें अजरबैजान की, वहाँ पर मेजॉरिटी है शिया मुस्लिम्स की. यहाँ पे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन क्या है कि लोग आर्मेनिया के हैं बट इंटरनेशनल रिकॉग्निशन अजरबैजान को मिला है. दिस इज द मेन पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. ओके, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस. अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं इसका बैकग्राउंड. लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज द बैकग्राउंड, एंड बाय अंडरस्टैंडिंग द बैकग्राउंड हम इस सिचुएशन को अच्छे से समझ पाएंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको याद हो तो एक सोवियत यूनियन हुआ करता था, यूएसएसआर. तो आर्मेनिया और अजरबैजान ये दोनों थे 1920s में. जब सोवियत यूनियन फॉर्म हो रहा था तब ये उसके पार्ट बन गए. और तभी से ये जो कॉन्फ्लिक्ट है इनके बीच में चल रहा था कि ये जो रीजन है वो किसके पास आएगा. सो ड्यूरिंग दैट कॉन्फ्लिक्ट, Russia, which is the erstwhile Soviet Union, it gave Nagorno-Karabakh to Azerbaijan, but also it offered some autonomy to the contested region of that place, knowing that the ethnic majority, it belongs to Armenia. Okay, you need to remember this. फिर उसके बाद और लड़ाइयाँ हुई, और जब in 1980s when Soviet powers they were residing, उसके बाद जो separatist movement जो है वो start हो गए इस place पे. और later in 1980s, this particular region, Nagorno-Karabakh Regional Parliament, it officially voted to become the part of Armenia. But इसको भी जो है अजरबैजान ने, जो कि यूएसएसआर ने अजरबैजान के हाथों कर दिया था, तो फिर अजरबैजान ने इस जो मूवमेंट है उसको सप्रेस कर दिया, और उसके बाद चालू हो गई मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट. उसके बाद 1991, सितंबर 1991, नागोर्नो काराबाग ने अपने आप को सेल्फ डिक्लेयर कर दिया रिपब्लिक, विच इज टू बी रन बाय द एथनिक आर्मेनियंस. और इसको आर्मेनियन गवर्नमेंट ने भी पूरा का पूरा अपना सपोर्ट दिया. सो उसके बाद से ही काफ़ी लड़ाइयाँ चालू हो गई दोनों कंट्रीज़ के बीच में. और उसके बाद ये जो है, जो इनके बीच में, दोनों कंट्रीज़ के बीच की जो टसल है, दैट कंटिन्यूड. एंड फाइनली अ सीज फायर अग्रीमेंट वॉज रीच्ड इन द ईयर 1994, एंड दैट वॉज लार्जली supported and mediated by Russia. और उसके साथ ही साथ since then this organization for security and cooperation in Europe, Minsk group, which is usually chaired by the USA, Russia and France, they are engaged in the this conflict, and they are engaged to resolve this conflict since then. Okay, तो उसके बाद भी है जो काफ़ी ज़्यादा उसके बाद भी है जो सीज फायर अग्रीमेंट्स हुए हैं. जैसा कि अभी हमने देखा कि एक अग्रीमेंट को वी कैन से जो अभी अभी हुआ है, जहाँ पे उन्होंने दोनों कंट्रीज़ ने अग्री किया है कि ये जो है वो सिविलियन पॉपुलेशंस को टारगेट नहीं करेंगे. तो this is the fourth ceasefire agreement you can say, and this was the one where Russia and these countries they started to resolve the conflict. Okay,
and we are going to discuss about the organization also. But first of all, आप जान लीजिए, while the area was remained in the Azerbaijan, but today in today's term it is governed by the separatist Armenians. Okay, इसको अभी भी separatist Armenian जो है वो गवर्न कर रहे हैं और उन्होंने अपने आप को रिपब्लिक घोषित कर दिया है, and they call themselves as a नारगोनो काराबाख ऑटोनॉमस ओब्लास्ट. ओके, और अगर हम इसमें आर्मेनिया की बात करें तो ऑल्दो आर्मेनिया इट डज नॉट रिकॉग्नाइज दिस पर्टिकुलर रीजन एज अ इंडिपेंडेंट रीजन, बट ऑल्सो इट इज सपोर्टिंग द रीजन पॉलिटिकली एंड ऑल्सो गिविंग द मिलिट्री सपोर्ट टू दैट रीजन. सो वी कैन से अभी भी जो है एरिया अजरबैजान के अंदर ही है, कंट्रोल्ड ही है, और ऑल्सो इंटरनेशनली इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज द पार्ट ऑफ द अजरबैजान, बट इट इज actually governed by the separatist Armenians, and also it is backed by the Armenia indirectly. Okay, so even after 1994 peace deal, this region has been marked with the regular exchanges of fire. Okay, इसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा जो है इस रीजन में टसल होता ही आ रहा है, और ये जो टसल है वो चलता जा रहा है. अब हम डिस्कस करते हैं कि ये जो हमने अभी पढ़े हैं सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप OSCE के बारे में, इसके बारे में हम जान लेते हैं. तो ये जो है इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रीजनल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन. इसके पास 57 पार्टिसिपेटिंग स्टेट्स हैं ऑफ नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया के. और जो OSCE है इट वर्क्स फॉर द स्टेबिलिटी, पीस एंड डेमोक्रेसी थ्रू पॉलिटिकल डायलॉग एंड अबाउट द शेयर्ड वैल्यूज. ओके, सो ये जो है वो काम है सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन द यूरोप ग्रुप का. ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन विच इज द मिन्स्क ग्रुप. ओके, सो मिन्स्क जो है वो OSCE का ही एक पार्ट है और इसको बनाया गया था 1992 में. इसका मेन एम था to encourage a peaceful and negotiate resolution to conflict between Azerbaijan and Armenia over the नागोर्नो काराबाख रीजन. इस रीजन के कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए इस ग्रुप को बनाया गया था. दिस ग्रुप इज को-चेयर्ड बाय रशिया, फ्रांस एंड US, एंड बोथ द थ्री कंट्रीज, these are the three countries where the Armenian diaspora is the most powerful. फिर इसी जो ग्रुप है इस ग्रुप ने पुट फॉरवर्ड किया मैड्रिड प्रिंसिपल्स को 2007 में. और हम बात करेंगे मैड्रिड प्रिंसिपल्स के बारे में. सो ये जो प्रिंसिपल्स है दे वर बेसिस फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ द पीस ट्रीटी बिटवीन आर्मेनिया एंड अजरबैजान. एक बेस था एक पीस ट्रीटी का ये प्रिंसिपल. ओके, इन प्रिंसिपल्स में बहुत सारे बेसिस दिए थे पीस ट्रीटी के लिए आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में, एंड दीज वर ड्रॉन फ्रॉम द 1975 हेलसिंकी फाइनल एक्ट प्रिंसिपल्स विच वर साइंड एट द कॉन्फ्रेंस ऑन सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप. ओके, जो प्रिंसिपल्स हैं मैड्रिड प्रिंसिपल्स हैं दे मेनली फोकसेस ऑन द डीमिलिटराइजेशन ओके ऑफ दिस पर्टिकुलर रीजन. ओके, मिलिट्री को पूरा हटा दो इस रीजन से, and also it is engaged in the gradual liberation of Azerbaijani territory जो कि आर्मेनिया ने ऑक्यूपाई करके रखी है 1991 एंड 94 के वॉर के टाइम से. ओके, सो ये जो है मैड्रिड प्रिंसिपल्स के कुछ इंपॉर्टेंट पहलू हैं. अब हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट ऑल आर द रीजन बिहाइंड द करंट कॉन्फ्लिक्ट. सो अभी जो फ्रेश क्लैशेस हुई हैं जो एरप्ट हुई हैं आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में, इसको बोला जा रहा है कि विद द कोविड-19 पेंडेमिक एंड यू नो द अजरबैजान इज अ रीजन विच इज़ वेरी वेरी रिच इन द ऑयल एंड गैस. सो इट मे बी दैट आर्मेनिया हैज़ डिसाइडेड टू अटैक द रीजन. ऑल्सो आर्मेनिया हैड आस्क्ड द रीयूनियन फॉर द नागोर्नो काराबाख रीजन जो कि हमेशा से वो डिमांड कर ही रहा है, और ऑल्सो वो प्रीकंडीशंस भी दे रहा है कि जो भी टेरिटरीज उसने अब तक कैप्चर करके रखी हुई हैं वो रिटर्न बैक कर देगा. बट यहाँ पर सेम स्टैंड है अजरबैजान का दैट ये जो रीजन है नागोर्नो काराबाख का वो अजरबैजान का ही रीजन रहेगा. ओके, तो इसके बाद जो कॉन्फ्लिक्ट है वो तो बढ़ती जाएगी. अब हम डिस्कस करते हैं कि इस जो रीजन है इसके पीछे इतनी लड़ाई क्यों हो रही है और क्या स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है इस रीजन का. सो जब हम बात करें अजरबैजान की, सो अजरबैजान जो है वो सप्लाई करता है 5% ऑफ द यूरोप्स गैस एंड ऑयल डिमांड्स. ओके, सो बाय दैट यूरोपियन यूनियंस डिपेंडेंस ऑन द रशिया इज डिक्रीज्ड. ओके, दिस इज हाउ इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द कंट्रीज ऑफ द यूरोप. Along with that, Azerbaijan is the energy-rich country which has built over several gas and oil pipelines which are across the Caucasus region, and these pipelines they supply to Turkey and Europe. These includes Baku, Tbilisi,
शियान ऑयल पाइपलाइन, जिसकी कैपेसिटी है ट्रांसपोर्ट करने की 1.2 बिलियन बैरल्स अ डे. Also, the pipelines includes the Western Route Export Oil Pipeline, Trans-Anatolian Gas Pipeline and South Caucasus Gas Pipeline. और अभी चिंता की बात ये है कि जो कुछ पाइपलाइंस हैं, दे पास्ड वेरी क्लोज टू द कॉन्फ्लिक्ट जोन. मतलब 16 किलोमीटर का जो टेरिटरी है, विद इन द 16 किलोमीटर जो है कॉन्फ्लिक्ट जोन से इतना पास है. तो ऑब्वियसली एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है ही है आर्मेनिया के लिए. और अगर हम देखें, ये ओपन वॉर है दोनों कंट्रीज के बीच में, तो इसमें क्या होगा, पाइपलाइन को टारगेट कर दिया जाएगा. और जब पाइपलाइन को टारगेट कर दिया जाएगा, उससे एनर्जी सप्लाई भी इम्पैक्ट होंगे. एनर्जी सप्लाई इम्पैक्ट होंगे तो प्राइस बढ़ेंगे ऑयल के. किन के लिए? यूरोपियन यूनियन कंट्रीज के लिए. इसीलिए ये जो कंट्रीज है वो इतनी चिंता में है कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है वो जल्दी से जल्दी रिजॉल्व हो जाए और जो रीजन है उसमें पीस आए. ओके, सो दैट इज हाउ दिस पर्टिकुलर रीजन इज स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट बिकॉज इकोनॉमी इज कंसर्न, बिकॉज ऑयल इज कंसर्न. ओके, सो हमने तो ये डिस्कस कर लिया कि हाउ इकोनॉमीज आर कंसर्न. बट ऑल्दो ये जो रीजन है, वो कॉन्फ्लिक्ट है, वो बहुत ही छोटी कंट्रीज के बीच में है, राइट? और जो कॉन्फ्लिक्ट है, इट इज बेसिकली टेरिटोरियल इन नेचर. बट सेवरल रीजनल प्लेयर्स, दे आर mainly Russia, USA, Europe, Turkey, Iran, all are involved in the strategic security and economic interest. Okay, and we will understand this now. So we will discuss about the regional players. First we will discuss about the Turkey. So जब हम टर्की की बात करते हैं, हिस्टोरिकली ये जो है अजरबैजान को सपोर्ट कर रहा है, ठीक है, क्योंकि इसके बहुत सारे ट्रबलसम हिस्ट्री रही है आर्मेनिया के साथ में. सो ये अजरबैजान को सपोर्ट कर रहा है. अभी 1990s में ड्यूरिंग द वॉर, टर्की इट ऑल्सो क्लोज इट्स बॉर्डर टू आर्मेनिया एंड हैज़ नो डिप्लोमेटिक रिलेशन विद द कंट्री. सो आर्मेनिया को सपोर्ट करने का सवाल तो बनता ही नहीं है. ऑन द अदर एंड, अगर हम बात करें अजरबैजान की, तो अजरीज एंड तुर्क्स, दे बोथ शेयर वेरी स्ट्रॉन्ग कल्चरल, हिस्टोरिकल, लिंग्विस्टिक एंड एथनिक रिलेशनशिप्स. ओके, सो वो रिलेशनशिप के बीच में ये अगर हम देखें जो डीप cultural ties हैं between the two countries, this has led to the establishment of the strong relation between the Azerbaijan and Turkey. अब आप जान गए टर्की अजरबैजान के साथ है. Clear? Now coming to the next country, which is Russia. So Russia, it enjoys very good relationship with Azerbaijan and Armenia, क्योंकि ये दोनों कंट्रीज को वेपन सप्लाई करता है. ओके, तो इसके जो स्टैंड है बहुत ही क्लियर है, बहुत ही बैलेंस स्टैंड है. दोनों कंट्रीज को जो है वो सपोर्ट कर रहा है, दोनों कंट्रीज को कह रहा है कि आप लोग आराम से इसको पीसफुल एंड पर लेकर आओ. बट आर्मेनिया इज मोर डिपेंडेंट ऑन रशिया देन द अजरबैजान, बिकॉज अजरबैजान तो ऑलरेडी ऑयल रिच है ही है, बट आर्मेनिया को रशिया वेपन्स के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है. ऑल्सो रशिया का जो है एक मिलिट्री बेस है आर्मेनिया में. ओके, बट अगर हम पब्लिकली बात की जाए तो रशिया इज द ओनली कंट्री विच इज ट्राइंग टू मेक अ बैलेंस बिटवीन द टू कंट्रीज. ओके, सो रशिया का रहा ये स्टैंड, वो ऑब्वियसली चाहेगा कि दोनों कंट्रीज पीसफुली रहें. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट कंट्री विच इज इजराइल. सो इजराइल की बात की जाए, इजराइल सोर्सेज अ लॉट ऑफ हिज एनर्जी टू ऑयल रिच अजरबैजान एंड यूजेज द कंट्रीज फॉर द अंडरकवर एक्शन अगेंस्ट ईरान. ओके, ईरान के अगेंस्ट ये जो है कंट्री को यूज करता है. और अभी हमने जाना ना कि टर्की भी जो है वो अजरबैजान को सपोर्ट करता है. सो दिस इज द फर्स्ट वॉर इन विच टर्की एंड इजराइल both are openly on the same side. Okay, so this you need to, and this is to be noted. Okay, so in a nutshell we can say बाकी की जो सारी कंट्रीज हैं जैसे कि यूएस हुए और जो बाकी कंट्रीज हैं, they wants the peace in this particular region, क्योंकि जो ये रूट है, this is the main route to supply the natural and oil gas to the European Union. और अगर ये रूट बंद हो गया, इसमें कॉन्फ्लिक्ट रहा, तो ऑब्वियसली इकोनॉमी का बहुत बड़ा लॉस होगा सारी कंट्रीज के लिए. तो सभी के सभी चाहते हैं कि यहाँ पर पीस हो जाए. अभी हम बात करते हैं इंडिया के स्टैंड की, कि इंडिया का क्या रोल है ये जो पूरे कॉन्फ्लिक्ट है उसमें, और इंडिया कहाँ पर खड़ा होता है. तो अगर हम इस कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो मेजरली ये कॉन्फ्लिक्ट है टू इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स के बीच में ये झूल रहा है. पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, जो कि एडवोकेट कर रहा है अजरबैजान, क्योंकि जो कॉन्फ्लिक्टेड रीजन है वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है अजरबैजान का पार्ट. ठीक है, सो टेक्निकली
ये प्रिंसिपल ऑफ टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को एडवोकेट करेगा। एक तो ये हुआ। सेकेंड है प्रिंसिपल ऑफ राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, कि उस देश को, उस रीजन को ये राइट है कि वो खुद के लिए डिटरमाइन करे कि वो किसके द्वारा गवर्न होना चाहता है, या क्या वो आर्मेनिया के थ्रू गवर्न होना चाहता है, या फिर वो अजरबैजान के अंदर आना चाहता है, या फिर वो खुद एक सेपरेट स्टेट बन के उभरना चाहता है। सो दिस कम्स अंडर द प्रिंसिपल ऑफ राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन, जो कि है आर्मेनिया को सपोर्ट करेगा। तो अभी इंडिया इन दोनों प्रिंसिपल्स के बीच में फंस गया है, क्योंकि हम इंडिया की बात करें, इंडिया में भी कुछ ऐसा ही सिचुएशन है, राइट, कश्मीर को लेके। ऑल्सो ऑन अदर हैंड, इंडिया डज नॉट हैव पब्लिकली आर्टिकुलेटेड पॉलिसी फॉर साउथ कॉकेसस रीजन। जैसे कि हमारे पास पॉलिसीज है ना, एक्ट ईस्ट पॉलिसी, एक्ट वेस्ट पॉलिसी, नेबरहुड पॉलिसी, वैसे हमारे लिए कॉकेसस रीजन के लिए कोई पॉलिसी है नहीं। सो द रीजन हैज़ रिमेन्ड ऑन द पेरिफेरी ऑफ द फॉरेन पॉलिसी रडार। और अगर हम बात करें, अगर हम एक एक कंट्री की बात करते हैं, पहले आर्मेनिया की बात करते हैं, तो फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन ट्रीटी जो है इंडिया और आर्मेनिया ने साइन की थी 1995 में। ये दोनों कंट्री ने साइन की थी, और इस ट्रीटी के अंदर ये ट्रीटी प्रोहिबिट करती है इंडिया को टू प्रोवाइड एनी टाइप ऑफ मिलिट्री और एनी टाइप ऑफ असिस्टेंट टू अजरबैजान। और आर्मेनिया ही जो कंट्री है, इट एक्सटेंड्स फुल ऑन सपोर्ट टू इंडिया ऑन द इश्यू ऑफ कश्मीर। इंडिया को कश्मीर के इशू में आर्मेनिया का पूरा सपोर्ट है, जहां पर अगर हम देखा जाए, ऑन द अदर हैंड अजरबैजान की बात की जाए, वो टोटल सपोर्ट करता है पाकिस्तान को। ओके, तो अगर हम यहाँ पे देखें, आर्मेनिया सपोर्ट करता है इंडिया को ऑन द इश्यू ऑफ कश्मीर, बट अजरबैजान इट अपोजेस द इंडिया इन द इश्यू ऑफ कश्मीर। अलॉन्ग विद दैट, अगर हम इंडिया के स्टेक की बात करें दूसरी कंट्री यानी कि अजरबैजान में, सो इन द केस ऑफ अजरबैजान, जो हमारी कंपनीज है ONGC, OVL, they have made relatively small investment in an oil field project in Azerbaijan. Also, GAIL is exploring the possibilities of the cooperation in LNG. और जो अजरबैजान है वो हमारे इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के रूट में पड़ता है, जो कि कनेक्ट करता है, ये जो कॉरिडोर है वो कनेक्ट करता है इंडिया और रशिया को सेंट्रल एशिया के थ्रू, और ये ऑल्सो कनेक्ट करता है टर्की और उसके बयॉन्ड थ्रू बाकू, तबलीसी, कार्स, पैसेंजर एंड फ्रेट रेल लिंक। ओके, तो इस वजह से ये जो है अजरबैजान से अगर भी दुश्मनी लेते हैं, तो उस पर्सपेक्टिव से वो हमारे लिए एक नेगेटिव पॉइंट बन के आ सकता है। तो अब इंडिया क्या करे, किसका साइड ले, क्योंकि एक तरफ है आर्मेनिया जो कि इंडिया को टोटली सपोर्ट कर रहा है कश्मीर के इशू में, और एक तरफ है अजरबैजान जो कि पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है कश्मीर के इशू में। इंडिया के केस में भी अगर इंडिया सपोज आर्मेनिया को सपोर्ट कर दे, ठीक है, अगर इंडिया ने आर्मेनिया को सपोर्ट कर दिया तो वो हो जाएगा कि इंडिया इज सपोर्टिंग समथिंग सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स, और इंडिया इज सपोर्टिंग द सेसेशनिस्ट पॉलिसीज, जो कि हमारे लिए रिपरकशन हो सकता है इन टर्म्स ऑफ कश्मीर इशू। एंड इन केस अगर हम अजरबैजान को सपोर्ट कर देते हैं, विच मीन्स हम डायरेक्टली सपोर्ट कर रहे हैं किसको, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को, जो कि अच्छा है, जो कि इंडिया के फेवर में ही है। इंडिया ऑल्सो वॉन्ट्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी इन टर्म्स ऑफ कश्मीर, बट अगैन जब अजरबैजान हमें सपोर्ट ही नहीं कर रहा, तो हाउ कैन वी सपोर्ट अजरबैजान, राइट? सो दिस इज द इशू। सो इंडिया का जो स्टैंड है वो बहुत ही क्लियर है। इंडियाज एम्फेसिस हैज बीन ऑन द पीसफुल रिजोल्यूशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट थ्रू डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस। इंडिया ने बोल दिया है कि डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस के थ्रू पीसफुल रिजोल्यूशन करो इस कॉन्फ्लिक्ट का, और काफ़ी ज़्यादा बैलेंस जो है इंडिया का स्टैंड है इस इशू में। सो आई होप आपको ये सारा जो इशू है, जो सारी कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन आर्मेनिया एंड अजरबैजान, वो समझ आई होगी। आई होप दिस सेशन वॉज हेल्पफुल टू यू. So that is it for today. I'll see you in the next session. Take care. Bye-bye.